जय हिंद। पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र सीटेट के अनिवार्य अंग ईवीएस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे दोस्त। एक कदम सीटेट सफलतम आगाज के साथ। 61 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? बोले तो रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट का साधन। तो क्या होता है? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण अर्थात जो अचीवमेंट है, बच्चे ने जो भी कुछ अचीव किया, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, इससे बच्चे में फॉर्मेटिव, रचनात्मक, संकल्पनात्मक संरचना का विकास होता है। वार्षिक उपलब्धि अर्थात अंत में जो टेस्ट होती हैं, जैसे ईयरली एग्जाम, और बच्चे को रिपोर्ट कार्ड मिला, रिपोर्ट कार्ड में बच्चे का पास फेल, बच्चे का 99% मार्क्स वगैरह, ग्रेडिंग इत्यादि, तो इसके आधार पर बच्चे में क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट निर्माण होता है। चलिए जी, एक नंबर नहीं होता तो नहीं होता, तो एक नंबर से नहीं होता, पोर्टफोलियो से हाँ जी बिल्कुल होता है। पोर्टफोलियो क्या है? डे बाय डे लेखा जोखा, क्रमिक विकास का लेखा जोखा, डे बाय डे। अरे ये स्क्रीन पर, हाँ चलिए ठीक है दोस्त, देखिए निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का फॉर्मेटिव असेसमेंट अर्थात FA, देखें फॉर्मेटिव FA होता है फॉर्मेटिव, और समेटिव होता है SA, समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट कहता है कि सम अर्थात नंबर जहां जुड़ेंगे, समेटिव असेसमेंट सम, योग क्या होगा? मार्क्स बेसिस, ये बाद की प्रक्रिया होगी, एग्जाम वगैरह के बाद की प्रक्रिया। लेकिन ड्यूरिंग, जैसे चैप्टर वगैरह को पढ़ा दिया गया, चैप्टर पढ़ाने के बाद यदि बच्चे का टेस्ट लिया जा रहा है, आकलन लिया जा रहा है, शिक्षक उसके दौरान वार्तालाप कर रहा है, तो यह क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट है, रचनात्मक आकलन, संकल्पनात्मक आकलन। फॉर्म होगा, ज्ञान का निर्माण होगा, निर्माणवादी आकलन, रचनात्मक या संरचनात्मक आकलन। तो फॉर्मेटिव का अंग पूछा जा रहा है, कौन सा? नहीं है। किसके माध्यम से? आप नहीं पता लगा सकते हो। तो पोर्टफोलियो देखो आप, पोर्टफोलियो क्या है? डे बाय डे लेखा जोखा, क्रमिक विकास का, बच्चे ने अपने विद्यालय में, विद्यालय के बाहर क्या प्रोग्रेस किया, क्या अचीव किया, कोई पुरस्कार लाया, तो उसको भी हम जो है एक फोलियो, पोर्ट सुविधाजनक, और फोलियो एक प्रकार का फाइल जिसमें डे बाय डे लेखा जोखा हम लोग लिखते हैं, एक बच्चे के द्वारा, एक या फिर अभिभावक के द्वारा, या फिर टीचर के द्वारा। तो इसलिए बेहतरीन होता है ना। क्रम निर्धारण मापनी, जैसे क्रम निर्धारण मापनी होता है, अर्थात एक प्रकार की मापनी, बच्चे का प्रोग्रेस जो है सामाजिक विकास में कैसा है, सामवेगिक विकास में, शारीरिक विकास में कैसा है, बौद्धिक विकास में कैसा है, बच्चे की अन्य अन्य क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में बोले तो चहुमुखी विकास, ऑल राउंडेड डेवलपमेंट में कैसा है बच्चा, आखिर इसको जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो किससे? क्रम निर्धारण मापनी से। क्या? तो बिल्कुल क्रम निर्धारण मापनी से भी जांच किया जाता है। वर्णन अभिलेख यानी एनेक्डोटल, क्या? एनेक्डोट घटना वृत्तांत, एनेक्डोट घटना वृत्तांत, तो इसके माध्यम से भी पता करते हैं बच्चे ने किस हद तक शिक्षा प्राप्त की हुई है, किस हद तक जो है बच्चा पहुंच सका है। तो यह तीनों तो हमारे हो गए, और एक नंबर उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसके माध्यम से नहीं किया जा सकता है। 1 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, 62 नंबर प्रश्न है दोस्त। निम्नलिखित में किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? मतलब बच्चों का जो टेस्ट लेते हैं, असेसमेंट लेते हैं, उससे किसको दूर करना चाहिए? हाँ, किसको दूर करना चाहिए? इतनी सी बातें हैं बस। तो नो डाउट, चलिए तो देखिए, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। गुणात्मक आकलन फॉर्मेटिव, यानी बच्चे का गुणात्मक आकलन, बच्चे का बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, यानी सारी गतिविधि को आप करते हैं। बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना, यही तो नहीं करना है। बच्चों में भेदभाव करना, सही गलत के आधार पर पक्षपात करना, यह गलत होगा। आपने देखा होगा जो बच्चे कम नंबर लाते हैं वो भी बच्चे तेज तर्रार होते हैं। हाँ, तो इस कारण से कभी भी आप वर्गीकरण सही या गलत, कम या संख्या, नंबर, मार्क्स, ग्रेडिंग के आधार पर आकलन नहीं करेंगे, इतना ख्याल रखना है। तो क्या दूर करना चाहिए? इस चीज को दूर कर देना चाहिए। कक्षा 3, कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा, इस पर चर्चा करना। इस प्रकरण पर, टॉपिक पर, इस पर चर्चा करेंगे तो बच्चे ज्ञान का निर्माण करेंगे। बच्चे अपने अपने स्तरों पर आधारित होकर के अपसारी चिंतन करेंगे। खुले एवं अंत, मुक्त अंत वाले प्रश्न या चिंतन, बोले तो आउट ऑफ द थिंकिंग, आउट ऑफ थिंकिंग, अपसारी चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा भी सही है, पहला तो सही है ही, गुणात्मक आकलन। चौथा, आकलन के संकेतकों का, अलग अलग प्रकार के आकलन के जो भी टूल्स वगैरह होंगे उसका प्रयोग करेंगे, सही बात है। चौथा ही तो नहीं करना है ना हमें, पहला पहला 1 इज द राइट आंसर, जो नहीं करना है वही हमारा उत्तर है। कहा जा रहा है दूर करना है। 62 का 2 नंबर आंसर। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है दोस्त। एक कक्षा 5 की शिक्षक, एक कक्षा 5 की, अच्छा शिक्षण दिया गया है, गलत है वो, शिक्षक वहां पर है। एक कक्षा 5 की शिक्षिका, शिक्षक, ये आपका शिक्षक, कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप, बोले तो एक्टिविटी का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों में फर्श पर चीनी की चीटी के दाने, मतलब चीनी का दाना फर्श पर बिखरवा दिया बच्चे से, और उनकी चीटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप अर्थपूर्ण रूप से मिल सकता है सीखने में यदि शिक्षक क्या करे? बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने की प्रेरणा दे, यानी कि घर से करने के लिए प्रेरित करे। तो फिर वही बातें हैं, घर से करने के लिए होना क्या चाहिए बच्चों में। देखिए सारा फंडा क्या है पर्यावरण अध्ययन, बच्चे उसे देखेंगे, गौर से देखेंगे, अवलोकन करेंगे, बोले तो चिंतन करेंगे, जो कि चिंतन को, सृजनात्मकता को बढ़ावा देगी। तो अवलोकन कौशल को पैना करना, सृजनात्मकता आती है ना, इससे बच्चे अनुभव वगैरह। अब देखें क्रियात्मक गतिविधि, बच्चों को इस प्रकार अर्थपूर्ण सीखने में मिल सकता है यदि शिक्षक। दूसरा तो आपका सही है ना, क्रियाकलाप का अवलोकन करने की प्रेरित करती है, बच्चों को अनुभव साझा करने की प्रेरित करती है। तीसरा भी आपका सही है। चौथा, बच्चों की क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने की प्रेरित करती। देखिए दूसरा पक्ष, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, 4 में समाहित हो गया। तो आप सीमित वाला उत्तर ना खोजें, अभी सारी चिंतन वाला बड़ा पक्ष, मैंने बेटा जी को नहीं खोजिए, पापा जी को खोजिए। हाँ जी, बात तो इतनी सी है। 4 नंबर उत्तर, अर्थात बड़े पक्ष का चुनाव करना है ना कि छोटे। अरे पापा जी को पटिया लीजिए ना जी, बात बुझे, आओ तो खुद दे जो है ना मिल जाएगी। 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल,
कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में निम्नलिखित में कौन सा दूसरों से भिन्न है? अलग पूछा जा रहा है आपसे, अलग पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा उत्तर? देखिए, कछुआ, मछली, कौवा, घड़ियाल। तो अलग क्या हो जाएगा मित्रों? हाँ जी, आप खुद समझदार हैं। कौवा, कछुआ पानी में रहता है, मछली पानी में रहता है, घड़ियाल भी पानी में रहता है, कौवा पानी में नहीं रहता है। तो आपसे भिन्न वगैरह पूछे जाते हैं। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर है दोस्त आपका 65 नंबर। कॉलम आप देख पा रहे हैं। हांगकांग, हांगकांग में क्या जी? पकाया हुआ सांप। सांपों का पकवान खाया जाता है, तो आप जोड़े के अनुसार लगाएंगे, जोड़े के अनुसार लगाएंगे जी। हांगकांग सांपों का पकवान। केरल, केरल में टेपिकोआ होता है। केरल, हाँ जी, किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपिकोआ, आंगन में जो है टेपिकोआ, जड़ मिट्टी के नीचे और ऊपर नारियल वगैरह होता है। तो गोवा देखिए, गोवा जो है आपका, हाँ, नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली, बिल्कुल एनसीईआरटी का फैक्ट्स है। कश्मीर, सरसों के तेल में बनी हुई मछली। तो अब आप देखेंगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा जी? 4 नंबर। चलिए देखें, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए परीक्षाओं की कौन सी प्रजाति झटके के साथ अपनी गर्दन पूरी तरह से घुमा लेता है? तो उल्लू। और झटके के साथ आपने देखा है कभी मैना को स्नान करते हुए, नहाते हुए? सर, हम खुले में दूसरों को नहाते नहीं देखा करते। कौन बोलते हैं जी? चलिए देखिएगा, मैना को जब वर्षा के पानी में भीगते हुए देखे होंगे तो झटके के साथ पानी को झाड़ते हुए देखा होगा। झटके के साथ माथे को इधर उधर कर सकता है, गर्दन को इधर उधर कर सकता है, करती है, आगे पीछे करती है। तो मैना हमारा उत्तर हो जाएगा 66। 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्र। नेक्स्ट है आपका हाथियों के विषय में। तो हाथी 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, सही बात है। फिर आपका है एक हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तो देखें, 100 अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, तो गलत बात हो जाएगा। कैसे? हाथी बहुत कम आ रहा है, यह दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। 1 नंबर हमारा विकल्प सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 से 150 केजी, 100 से 150 केजी पत्तियां एवं टहनियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे ठंडक मिलती है शरीर को ना। किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी, मादा हथनी जो होती है, वो ही सभी का नेतृत्व करती है। वह जो है ना सबका लीडर होती है। इनमें सही कथन, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी ही सभी, अच्छा ये मिसप्रिंट हो गया है आपका, सबसे सभी फैसले, ये क्या है? हाथनी ही सभी फैसले लेती है। तो ठीक बात है हमारा ACD। और ACD आपका किस विकल्प में है? अरे बाबा, अच्छा, विकल्प आपका है, ये ऑप्शन आपका जो है, ये आपका CDA बोले तो ACD 4 नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्त, अगला प्रश्न है आपका घरों के बारे में सुमेलित करना है। घरों से प्रश्न दिए गए, अक्सर आते रहते हैं, इस बार भी आ रहे हैं। राजस्थान में, तो राजस्थान में कैसे घर होते हैं? कटीली झाड़ियां होती हैं, ऊपर में मिट्टी के घर होते हैं, उसको लीपा जाता है गोबर वगैरह आदि से, कीड़े नहीं लगने के कारण। चलिए, राजस्थान के घर की विशेषता आपसे बोला गया है। राजस्थान में घर जो है मिट्टी के घर होंगे, छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांस, अरे बांस वगैरह ये तो असम की बात है ना, ये तो गलत हो जाएगा। लेह लद्दाख जो होता है पत्थर के 2 मंजिले घर होते हैं,
तो नीचे मंजिल में क्या होता है, जानवर रखते हैं, सामान वगैरह रखते हैं, सही बात है। हाँ, सामान और जानवर रखा जाता है। चलिए, तो आपका ए और सी तो विकल्प संख्या सही है, अर्थात हमारा 4 नंबर उत्तर हो जाएगा ना। चलें, देखिए 4 हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। रेगिस्तानी ओक, देखिए रेगिस्तानी ओक जो होता है नाम का एक पेड़ पाया जाता है। आप देखो, सबसे पहले एक होता है खेजड़ी का वृक्ष, खेजरडली गांव ना, राजस्थान, जिसके चूंकि पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं, तो जो घुमंतू आदिवासी लोग होते हैं उनके बच्चे इसकी पेड़ की छाल, पेड़ की छांव में खेलते हैं। इसकी छाल से मेडिसिन बनाया जाता है, इनकी लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं, इनकी फली सब्जी बनाने के काम में आ जाता है, इनका पत्ता मवेशियों के खाने के काम में आ जाता है। कितना प्रेसियस है, कितना बहुमूल्य है। रेगिस्तान, एक तो पानी की अल्पता है, सोच के देखो, इसे बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है या ना के बराबर। तो यह राजस्थान की बातें हो जाएंगी खेजड़ी। और रेगिस्तानी ओक जब होगा तो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे आप। ऑस्ट्रेलिया माने राहगीर, पथिक वगैरह इनके तने में पाइप डाल करके पानी पिएंगे। यार आप ये कहो ना, जैसे चापा कल जो है ना गड़ गया वहां, क्योंकि 300-300 फीट, खैर आप 300 फीट नहीं कहोगे, कहा क्या जाता है, यह जो तना होता है स्टेम इसका, वो 10 से 12 फीट, 10 से 12 फीट यानी एक कमरा, कमरे के आकार का होता है। हाँ, और उसका 10 गुना, 10 गुना गहराई तक, जब तक पानी नहीं चला जाता है, पानी नहीं मिल जाता है, तब तक इसकी जड़ें नीचे गहराई तक जाती हैं। तो कंडीशन नंबर ये हो गया आपका। आप देखिए 10 से 12 फीट आपका कमरा, रूम वगैरह का साइज, ये तना हो गया, इसके नीचे 30 गुना, 30 गुना गहराई तक, अच्छा मैंने 10 गुना बोल दिया, ओ सॉरी, 30 गुना गहराई, 30 × गहराई तक जाता है इसका जड़, जब तक कि पानी ना मिल जाए, यह भी कंडीशन याद रखेंगे। तो लगभग 300-300 फीट, और 200-300 फीट तो चापाकल वगैरह गड़ा जाता है। तो सोच के देखो, बाल्टी का बाल्टी आप भर के रख सकते हो, है ना। तो पतला पाइप डालिए या फिर कलम से छेद करके पानी पी लीजिए, पासर्स ऑन वगैरह, राहगीर पथिक वगैरह पानी पिएंगे। तो ये रेगिस्तानी ओक है साहब, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019, अच्छा देखिए, ऐसे प्रश्न आपको बार बार एकदम देखने को मिलेंगे। 29 नवंबर की बात हो रही है, गुजरात से नागरकोइल जाने के लिए बैठा, यह ट्रेन सूरत से 19:45, आप देख रहे हो ना, 12 बजे के बाद 13, 14, 15 जैसे बज रहा है, तो वो पीएम में चला जाएगा। बोले तो शाम का समय है ये। हाँ, 19:45 का मतलब 7:45 शाम का समय, अपराह्न, प्राइम मेरिडियन, पीएम। चली, और 1 दिसंबर, दिसंबर में चली, दिसंबर में जाके पहुंच रही है, कब, 11:45, यानी कि सुबह 11:45। आप देखो दोस्त, नवंबर कितने महीने कितने दिन का होता है, हाँ, जनवरी फरवरी 31 होता है कि 30 होता है, तो नवंबर आपका 30 दिन अर्थात 30 डेज का होगा। तो 30 तारीख का पूरा 24 घंटा, 30 तारीख का पूरा 24 घंटा, यह तो आपको लेना पड़ेगा ना 24 घंटा। अब देखो, शाम में 7:45 से सुबह 11:45 तक कितना समय होगा, 7:45 से, आप एक बात बताऊं मैं, देखो आप कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्चुअल रूप से चलते हैं। आप ये सोचो थोड़ा सा, इसको आप 8 बजा लो, 15 मिनट इसमें भी दे दो और 15 मिनट इसमें भी आप दे दो, 11:45 है तो इसको 12 समझ लो। अब आपको आसानी होगी, ठीक है, 8 से 12 बजे रात तक गए तो 4 घंटा इधर, और 12 बजे से फिर 12 बजे तक, टोटल 12 घंटा, 12×4 = 16 घंटा। आप निकालोगे तो 16 घंटे निकलेंगे इधर, तो 16 घंटा और इधर 24 घंटा।
तो टोटल आपके हो गए 40 घंटे। कितना हो गया समय? 40 घंटे। नहीं समझे मित्र? यार 19:45 से आप 19:45 जो है आपका, हाँ 19:45 जो आपका है, इसको बस आप करो ना, यहाँ से आप 11:45 तक, और 29 नवंबर दिया गया है, 1 दिसंबर दिया गया है, तो बीच में 30 नवंबर तो पूरा का पूरा खाली चला गया ना, वह तो समय पूरा 24 घंटा लिया गया ना। तो अब शाम के 7:45 से आप 11:45 सुबह तक निकाल लो, आपका 16 घंटे निकलेंगे। 16 घंटे और 24 घंटे इधर 30 नवंबर का, तो 40 घंटे हो गए। तो समय आपको 40 घंटा लगा, यह आपको अब पता हो चुका है। तो टाइम इक्वल टू 40 आवर्स, 40 घंटे। और आपकी दूरी जो दे रखी है, दूरी 2120, ये डिस्टेंस दिया गया है, दूरी 2120, ये दूरी हो गई। तो देखो ट्रेन की औसत चाल, यानी कि स्पीड क्या है, स्पीड औसत चाल, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? हाँ जी, अब देखो आप, ये आपका हो गया। इस ट्रेन में औसत चाल आपका पूछा जा रहा है, तो दूरी बराबर जैसे डिस्टेंस इक्वल टू चाल गुना समय, स्पीड इनटू टाइम। तो आपसे स्पीड पूछा जा रहा है, तो डी बाई टी हो जाएगा, डी बाई टी अर्थात डिस्टेंस दूरी और बटा समय। तो दूरी आपकी इतनी है, इतना बटा आप समय कर दो। बोले तो अब ठीक है। हाँ जी, देखिएगा दोस्त, क्या हो जाएगा? 21 20 बोले तो इधर 40 घंटे आपके लगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, अप्रोक्स आपका 53 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं है, आप अपना पेशेंस लूज ना होने दें, काफी इजी रहते हैं। हाँ, बस अंत में या तो दिशा पूछा जाता है, या फिर दूरी बराबर चाल गुना समय। बोले तो इस आधार पर सूत्र बैठा देंगे, जो भी पूछा जाएगा बता देंगे एग्जामिनर को। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी, तो कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर जो है प्रश्न है, तो कर्णम मल्लेश्वरी 1 नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की रहने वाली, 29 अंतरराष्ट्रीय मेडल जीती हैं, 12 साल की उम्र से बोझा उठाने का काम करती, बोझा उठाती थी, वेट लिफ्टिंग कर रही थी, यानी भारोत्तोलन, भारोत्तोलन भार उठाना। हाँ, 130 केजी तक उठा पाती है हाईएस्ट। 4 बहनें हीरा लीला, मैंने इनको मिला करके 4 बहनें, हीरा लीला और, अरे बाबा, कर्णम मल्लेश्वरी तो हो ही गई, हीरा लीला और ज्वाला। ये इनकी तीनों बहनें, पिताजी हवलदार, आंध्र प्रदेश, ये सब चीजें याद रखनी है। चलिए, हमारा फर्स्ट नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्त, कर्णम। अच्छा, कर्णम, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा एक समूह जड़ों का है? जड़ों का समूह आपसे कहा जाता है, बस हद कर दी आपने। हाँ, तो जड़ वगैरह, आलू क्या है? तना है, आलू तो तना है, जड़ नहीं है। यह आपका जो है गाजर जो है जड़े, चुकंदर, हाँ जी, मूली जड़े, तो 1 नंबर तो सही है। गाजर, हल्दी, हल्दी वगैरह क्या होता है? तना वगैरह है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शकरकंद, मूली, हल्दी, हल्दी वगैरह आ गया, स्टेम है, तना है, गलत है, 1 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट निपेंथिस यानी कि घटपर्णी पौधा। घटपर्णी पौधा घड़े जैसा मुंह होता है, इनकी पत्तियां घड़े जैसा मुंह बना लेती हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया वगैरह मेघालय वगैरह में पाया जाता है, भारत के मेघालय वगैरह में। ये जो है ना नाइट्रोजन नाइट्रोजन की प्राप्ति करने के लिए करते हैं ऐसा। क्या है कैसा ना, छोटे छोटे जीव जंतु आदि को, चूहे वगैरह को, अन्य को पकड़ करके शिकार बना लेते हैं, उनको चूस लेते हैं, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो भोजन का भी स्टोरेज करते हैं, अर्थात भंडारण करते हैं। तो निपैंथिस घटपर्णी पौधा वह है जो शिकार करते के विषय में नीचे दिए गए का। तो यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। सही बात है जी, भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, घड़ा जैसा मुंह होता है घटपर्णी पौधा, निपैंथिस पौधा या कीट भक्षी पौधा। इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। बिल्कुल जी, यह केवल छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। कहता है केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसा करके, तो छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाता है यानी कि। और डी नंबर कहता है ये छोटे कीड़े में खींचने की मोहक आवाज, आवाज नहीं, आवाज साउंड वगैरह की रिप्रोड्यूस नहीं करता है, ये एक प्रकार की सुगंध निकालता है, उसको खींचे चले जाते हैं, तेरी सुगंध से खींचा चला जाता। हाँ, इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो ये सुगंध के कारण, आवाज के कारण गलत हो जाएगा। तो ए बी सी आपका उत्तर हो गया 1। नेक्स्ट देखेंगे दोस्त, एकदम ये सब बहुत एकदम जबरदस्त प्रश्न। 74 नंबर, भारत की आजादी के समय दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा जो 12 मार्च 1930 में हुई थी, नमक कानून वगैरह लगा दिया गया था, नमक के लिए टैक्स अंग्रेजों के द्वारा। तो नमक 1 केजी पानी में कितना 300 ग्राम के नमक निकलता है जी, यह भी याद रखें। तो कहाँ, यह गुजरात की बातें हैं, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यह सब कहाँ, अहमदाबाद में है, गुजरात में है साबरमती। गांधी जी 1869 2 अक्टूबर, पोरबंदर। याद आया कुछ, नाथूराम गोडसे, पुतली बाई देवी, कस्तूरबा गांधी, कुछ याद आया दोस्त। हाँ जी, तो इंटरलिंक्ड करवाएं चीजों को, आप बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। यहाँ हमारा गुजरात 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च तेज ज्वर है यानी कि बच्चे को ज्यादा बुखार हो रहा है, तेज बुखार, कपकपी, कपकपी भी आ रही है, देखो आप। तो सिनकोना, ये क्या है, सिनकोना है, सिनकोना पेड़। उपचार सिनकोना पेड़, सिनकोना की छाल वगैरह से किया जाता है, सिनकोना पेड़ की छाल। तो मलेरिया है साहब, मलेरिया में क्या करते हैं, सिनकोना की छाल। अच्छा, मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड, मियादी बुखार क्या है, टाइफाइड है। चिकनगुनिया, ये चिकनगुनिया वगैरह तो होगा नहीं आपका। मलेरिया, मलेरिया के लिए सिनकोना की छाल से दवाइयां बनाई जाती हैं, कुनाइन वगैरह की गोली होती है। चलिए 75 का 3 नंबर आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। तो HCF, अरे बाबा हमारे टेक्निकल साहब जो है ना, ये छापने में बड़ा अच्छा एकदम मजाक करते हैं। NCF है, NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार निम्नलिखित में क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा उद्देश्य नहीं है। देखो, कहा जा रहा है उद्देश्य कौन सा 3 होगा और एक जो नहीं होगा, इतनी सी बातें हैं। पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल, संख्या कौशल का विकास करना, संख्या कौशलों का विकास, ये खुशी वगैरह नहीं होगा, संख्या कौशल का विकास। तो ऐसा तो हमारा उद्देश्य नहीं है जी। यार 5 मार्गदर्शा सिद्धांत दिए हैं ना, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत। विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे को जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ाना, यानी कि पुस्तकीय ज्ञान को बाह्य दुनिया से जोड़ना, एक्सटर्नल वर्ल्ड से जोड़ना, ई वाला फंडा कहता है। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक गत्यात्मक गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी, माने तो विश्लेष कहने का मतलब अन्वेषण विधि, सृजनात्मकता, खोजी उपागम, ये सब तो आपको देखने के साथ समझ में आ गए होंगे। इससे बच्चे का ज्ञान का निर्माण होगा।
हाथों से करने वाला हस्तपरक गतिविधि, लर्निंग बाय डूइंग, यह सब तो बेहतरीन है जी। बच्चों को संलग्न और लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाए तो बोला गया है। तीसरा भी आपका हो जाएगा, दूसरा विकल्प भी हो जाएगा। चौथा है प्राकृतिक संस्कृति और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को बढ़ाने में समझ को बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए। मैंने क्या बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए किसके बीच में? सामाजिक पर्यावरण, प्राकृतिक संस्कृति। तो कोरिलेट करवाइए, बच्चे को संबंध स्थापित करवाइए, उसकी जिंदगी से पर्यावरण वातावरण की जिंदगी को जोड़िए, संबंध स्थापित करवाइए, तब बच्चा अंतःक्रिया करेगा, अन्योन्याश्रय संबंध स्थापित होगा। कोरिलेट करवाइए। तो यह भी तो होता है हमारा। वन इज द राइट आंसर, जो कि नहीं होता है, पूछा जा रहा है एनसीएफ 2005 के तहत। और वैसे भी फियर्ड, FEARD, फ्लेक्सिबल बनाइए, परीक्षा आदि को लचीला बनाइए। ई से एक्सटर्नल वर्ल्ड को जोड़िए, ए से एक्टिविटी आधारित करवाइए, लर्निंग बाय डूइंग करवाइए। अब आर से रिमूव रोट लर्निंग, और डी से डेमोक्रेटिक एजुकेशन, डेमोक्रेटिक यानी कि राष्ट्रीय मूल्य तैयार करवाइए। पर बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली होनी चाहिए, लोकतांत्रिक शिक्षण प्रणाली, बच्चे में लोकतंत्र का विकास डेवलप कीजिए। ये कौन कहता है? फियट के माध्यम से याद करें। ये 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। प्रोफेसर यशपाल महोदय जिसके सदस्य थे, अध्यक्ष थे ना। इससे तो आपके कई प्रश्न बनते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 77 नंबर। कहता है 77 नंबर क्वेश्चन, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। देखिए दोस्त, एक्स पर उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने की कोई सीधी सड़क नहीं है, माने यह बातें तो आपको दे दी जाती है। अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है, जो एक्स के ठीक पूर्व में। आप देखो, इधर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है आपका पूरब और इधर पश्चिम। इतना तो आप याद रख लो। अब देखो, आपको कहा जा रहा है कि पहले क्या है ना, डॉक्टर पहले ए पर जाता है, जो एक्स के पूरब में। एक्स के पूरब में यदि आप मानो एक्स इधर है, तो एक्स के पूरब में आप लेके चले जाओ 600 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, पूरब डायरेक्शन में। तो ये एक्स है आपका, एक्स क्या है? घर है। चलिए दोस्त देखते हैं, 600 मीटर गए पूरब में, दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर, ए के दक्षिण में 450 मीटर, 450 मीटर दक्षिण नीचे चला जाएगा, 450 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं, जो बी के ठीक पश्चिम में, ये तो हो गया बी जो हो जाएगा। तो फिर वह सी पर जाते हैं, सी पर, जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर, बी ए हो गया, बी के पश्चिम में 120 मीटर, पश्चिम इधर है, 120 मीटर लेके चले गए, 120 मीटर। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते, जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर, सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर, ऊपर की ओर जाएंगे 90 मीटर, है ना, की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर की घर की सही स्थिति क्या है? तो डॉक्टर के घर की सही स्थिति आप देखो, आपका फोटो इस प्रकार से ड्रॉ हुआ है, फोटो इस प्रकार से ड्रॉ हुआ है। ये ऐसे ड्रॉ हो गया, नहीं दोस्त, ये आपका एक्स हो गया, ये घर है, और यहां पर ये वाई विद अस्पताल पहुंच गए। तो आप देखो, ये जो आपका अस्पताल है, आप यहां पर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बना लो जी, ठीक। अब आपको कह रहा अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा, तो यही है ना डॉक्टर के घर की दिशा, अर्थात ये यदि उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम, तो ये बीच वाला क्या कहलाएगा?
उत्तर, ये पश्चिम, तो ये पश्चिमोत्तर या फिर उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम। 3 नंबर 77 का क्या हो जाएगा, थर्ड आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अस्पताल के सापेक्ष, यानी अस्पताल से देखना है, अस्पताल से घर की स्थिति, और आपको घर से यदि अस्पताल की स्थिति बोलता तो आप इस प्रकार से देखते ना, तो ये आपका क्या हो जाता, दक्षिण पूरब। लेकिन यहाँ आपका थर्ड नंबर उत्तर होगा दोस्त। कई बार पूछे जा रहे हैं ऐसे प्रश्न और आने हैं। चलिए देखेंगे मित्र 78 नंबर प्रश्न, चेराओ नृत्य। तो चेराओ नृत्य कहाँ का है जी, ये फैक्ट्स वगैरह हैं, इसे याद रखना है, झारखंड का चेराओ, चेराओ झारखंड का ही ना है जी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल झारखंड ही होगा। ये क्या है, ये आपका 78 चेराओ तो मिजोरम, झारखंड का कुडुक वगैरह, नहीं नहीं नहीं, ये मिजोरम आपका है चेराओ, हाँ मिजोरम हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम का है ये, याद रखेंगे मित्र, मिजोरम। चेराव नृत्य वगैरह जो है ना, बांस नृत्य भी इसको बोला जाता है, बांस का नृत्य, बांस नृत्य, नृत्य वगैरह जो है ना, नृत्य के समय बांस का उपयोग किया जाता है, मिजोरम का होता है, मिजोरम का, ठीक है। रंग बिरंगा कपड़ा पहन करके लोग आते हैं, विशिष्ट रूप से नृत्य करते हैं। ये बहुत पुराना, एकदम आदिवासी, बहुत पुराना, पहली सदी से ही माना जाता है कि यह प्रचलन में है। पुरुष वगैरह क्या करते हैं, जमीन पर सिर के बल बैठते हैं, सिर के बल बैठते हैं, है ना, और लयबद्ध होकर के ताल के साथ, एकदम जैसे होड़ी है, ताल के साथ जो है ना, खुली और बंद बांस का क्षैतिज और पार के रूप से बांस की लंबी को खोलते हैं, अर्थात जो है मतलब बांस वगैरह के माध्यम से जो है बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, लड़कियां जो होते हैं, पूंची जो होती है, पूंची कवच वगैरह के बहुरंगीन प्रकार का परिधान, ड्रेस वगैरह होता है। वाकिरिया थिहना, ये बांस का बीट जो होता है, बांस के बीट में बीच में और बाहर में जो है ना लगा कर नाचते हैं। चलिए देखिएगा आगे। मतलब वहाँ जो होता है ना चेराओ नृत्य, प्रत्येक मिजोरम में कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी डांस वगैरह होगा तो चेराओ नृत्य किया जाता है, आप मिजोरम याद रखेंगे। चलिए मित्र, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 79, तमिलनाडु का निकटवर्ती। आप जानते हैं ना तमिलनाडु वगैरह, ये जैसे कि आपका ये नीचे ये वाला आपका डायरेक्शन, ये तो ये आपका क्या हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये तमिलनाडु। तो यहाँ इससे सटा हुआ क्या है, केरल होगा, आंध्र प्रदेश वगैरह होगा, केरल, आंध्र प्रदेश। अच्छा, यहाँ बगल में क्या आपका कर्नाटक बंगलोर है, बगल में आपका सटा हुआ कर्नाटक बंगलोर वगैरह है। तो 1 नंबर आपका आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। मैप को याद रखें दोस्त, मैप के फैक्ट्स को आप याद रखें, आपके 2 से 3 प्रश्न 4 प्रश्न बनेंगे। 79 1 नंबर। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 तक के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है जो संकलित करता है, संकलन करना, मतलब पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दे को, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को माने कॉन्सेप्ट वगैरह किसका, पर्यावरण का, विज्ञान का, क्या इस रूप से संकलित करता है। विज्ञान की अवधारणाओं को, मुद्दों को। तीसरा, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। विज्ञान
ये साइंस वगैरह और सोशल साइंस, इनकी अवधारणा और मुद्दों को। तो आप देखें क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, यानी कि एवरीथिंग, एवरीथिंग एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 समेकित पद्धति, समेकित पद्धति जो होती है तो उस पर बल दिया गया है। अर्थात आप देखें एकीकृत, इंटीग्रेटेड जो होता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन जॉन डीवी की, समेकित कर देना, संकलित कर देना, एकीकृत कर देना, प्रश्न में जैसा कि दिया भी गया है। मतलब आप जानते हैं कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण वगैरह जो है वह बुक नहीं चलती है, उसको क्या भाषा के माध्यम से, गणित के माध्यम से बता दिया जाता है, एकीकृत करके पढ़ा दिया जाता है। यह क्वेश्चन भी है आपका, 1 और 2 में पुस्तकें नहीं चलती हैं ईवीएस की, तो गणित के माध्यम से बड़ा, छोटा, बिग, स्मॉल, भाषा के माध्यम से पर्यावरण को सिखा दिया जाता है। यह होता है एनसीएफ 2005 का मेन उद्देश्य है, यही सरोकार है। तो अब देखें गणित के विषय के साथ, भाषा के विषय के साथ एकीकृत कर देते हैं ईवीएस को, और कक्षा 3 से 5 तक विषय के रूप में पढ़ाया गया, विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, विषय के रूप में। तो कारण क्या है, तो पर्यावरण, देखिए पहला में है पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा, छोटा पक्ष 3 नंबर में तो सभी कुछ है, विज्ञान की अवधारणाओं को, मुद्दे को समझाना, तो दूसरा भी सही है, एक भी सही है, लेकिन और चौथा भी आपका जो है सही है, लेकिन तीसरे विकल्प में एवरीथिंग आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो बड़े पक्ष का चुनाव आप करोगे ना, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका दोस्त, नेक्स्ट नंबर प्रश्न 81, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ से सही है। तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ से क्या सही है, तो देखें 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। कहीं पर आपका भाषा और गणित दिया गया है, यस 3 नंबर में आपका दिया गया है। और चौथा विकल्प क्या है, 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। देखें मित्र, बात को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न आपका है, हाँ जी, निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन, प्रश्न विकल्प संख्या 1 से 2 तक की कक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान नहीं जी, चलती ही नहीं है, तो भाषा और गणित के माध्यम से बताया जाता है, तो यह तो गलत हो गया। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है, जो 1 से 5 तक की कक्षा में, गलत हो गया ना। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, अच्छी बात है। चौथा विकल्प 2, 3, 4 की कक्षा के लिए, 2, 3, 4 क्या लिया है, 2, 3, 4 की कक्षा लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो हमारा तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। चूंकि 3 क्लास 4 क्लास में तो गणित मतलब ईवीएस वगैरह आपकी चलती हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर दोस्त, यस 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा, यानी ह्यूरिस्टिक मेथड, अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि, खोजी उपागम के द्वारा तो पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है, डिनोट करता है क्या, तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण केंद्रित है, यानी टीचर सेंटर्ड है, शिक्षक केंद्रित है, तो बातें फिर वही हो जाएंगी, ये तो गलत वाली बातें हैं। आप देखो जी, शिक्षक केंद्रित, अच्छा शिक्षण यहाँ पर है, इसको आप शिक्षक कर लो, इसको आप शिक्षक कर लो, ये आपका शिक्षक केंद्रित। देखिए मित्र, शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंटर्ड, जबकि हमारी कक्षा होती है चाइल्ड सेंटर्ड।
बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली। 3 प्रकार की शिक्षण प्रणाली है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली, जिसे राजतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली कहते हैं, अर्थात टीचर होंगे हिटलर साहब, टीचर जो कहेंगे वही सत्य होगा, टीचर ही भगवान होंगे, नहीं चलेंगी। दूसरा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसे बाल केंद्रित या प्रजातांत्रिक या लोकतंत्रात्मक शिक्षण प्रणाली बोला जाता है, डेमोक्रेटिव टाइप का, और यही होना चाहिए। एक तीसरा है हस्तक्षेप रहित, इंटरफेयर नहीं करना, हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली। यह बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त होगी, लागू होगी, लेकिन आपको विकल्प में तीनों ही दिया रहे तो आप सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड को ही चुनोगे। यही हमारा 100 में 100% उत्तर होगा। तो खैर आइए मित्र, 1 नंबर तो गलत हो गया। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, टीचर सेंटर्ड, राजतंत्रात्मक, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, नहीं चलेगा। दूसरा पर्यावरण अध्ययन याद करके आ गया, गलत हो गया। पर्यावरणबद्ध सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, इंफॉर्मेशन के द्वारा, अच्छी बात है, इंफॉर्मेशन के द्वारा, सूचनाओं के द्वारा, लेकिन पूर्व अध्ययन पूर्व सूचनाओं के द्वारा ज्यादा होगा ना। अब सूचना, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स वगैरह को सीखा जाता है याद करके, रटन प्रणाली के द्वारा, आदि आदि। मतलब तीसरा भी सही होगा, लेकिन आपका पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ये तो उससे भी ज्यादा दमदार है ना, बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 83 नंबर आपका दिया गया है दोस्त, प्रकरण, टॉपिक से रिलेटेड। तो 6 प्रकार के मुख्य थीम होते हैं। क्या? 6 प्रकार के मुख्य थीम होते हैं, ठीक। तो आपका पूछा जा रहा है सुझावित प्रकरणों का उप प्रक्रमण, और 4 जो है आपके उप प्रक्रमण है, उप थीम है, 4 उप थीम है। कार्य एवं खेल है आपका, पशुएं हैं, पशु वगैरह, कार्य एवं खेल, परिवार एवं मित्र, यह सब तो आपका चीजें हम जो सोचते हैं, यह सब आपका जो है ना मेन थीम है। देखिए मेन थीम क्या क्या है, सबसे पहले तो परिवार एवं मित्र, फिर आवास, भोजन, पानी, यात्रा, चीजें जो हम सोचते हैं और जो करते हैं, ये 6 मुख्य थीम हो गए। और उप थीम होंगे हमारे कौन, ये पशुएं, जानवर वगैरह। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उप प्रक्रमण आपसे पूछा जा रहा है, उप टॉपिक पूछा जा रहा है, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 84 निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय, आ गया ना वांछनीय, मैं वांछनीय कहता हूँ, मन वांछित फल पावे, अर्थात जो विशेष है, इच्छाएं है, डिजायर है आपकी, हाँ, जो जरूरी चीजें हैं, तो उसे वांछनीय कहते हैं, वांछनीय को समझेंगे। चलिए 84 देखेंगे। 84 केवल पाठ्य पुस्तक आधारित है, पुस्तकें क्या भगवान है जी, पुस्तकें संपूर्ण है, गलत। विभिन्न कक्षाओं के बहुत सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, बहुत सांस्कृतिक, संस्कृति, कल्चरल वगैरह, कल्चरल एरिया वगैरह को संबोधित करना नहीं चलेगा। सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक संदर्भ में होता है, लेकिन संस्कृति, कल्चर उसका, तो इससे क्या, यही है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय, सबसे ज्यादा जरूरी पूछा जा रहा है ना। तो सूचनाओं को, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, अच्छी बात है। 4 नंबर पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरण की रेखा आयोजित करना, बहुत बढ़िया। तीसरा नंबर भी बेहतरीन, चौथा नंबर भी बेहतरीन। आइए देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। क्या वांछनीय, जरूरी गतिविधि, जरूरी जो गतिविधि है तो वह क्या है, बात इतनी सी है, बच्चों का ज्ञान का निर्माण, अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित, कॉन्सेप्ट से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना बच्चे को देने के लिए प्रेरित करना। तीसरा नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर पर्यावरण अध्ययन के 6 थीम होते हैं, यह तो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं जी, लेकिन इसी को आयोजित करना मेन रूप से यही शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, एक्टिविटी है, ऐसा नहीं मानेंगे हम। 84 का 3 हो जाएगा हमारा उत्तर। 84 का 3 इज द राइट आंसर। हाँ जी, बिल्कुल नहीं जाना है, उत्तर आपका दिया भी होगा किताबों में, डजंट मैटर। देखेंगे मित्र
नेक्स्ट आपका है 85, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, ज्ञान का सृजन करने में? तो बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, सक्रिय भागीदारी, बच्चों के समुदाय के सदस्य, माने बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। कौन कौन महत्वपूर्ण है, कौन कौन मेन रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो बच्चे के जो हम उम्र साथी होते हैं, समूह के सदस्य होते हैं, समुदाय के सदस्य, पीयर लर्नर वह भी होते हैं। सी, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें ज्ञान की रचना करती हैं। हाँ जी, करती हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, ये रटंत प्रणाली पे आ गया। डी को काटिए, सी को बनाइए उत्तर। चूंकि अधिकांश ज्ञान जहां पर शिक्षक मौजूद नहीं है वहां पर पाठ्य पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ABC 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका 86 नंबर कहता है क्या? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन यानी विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण, प्रत्यक्षीकरण, जिससे बच्चे में सृजनात्मकता आएगी, चिंतन का विकास होगा। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के द्वारा बच्चों को जानवर आदि अवलोकन, उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य। व्हाट इज द पर्पस? हाँ, पर्पस क्या है? तो चलिए, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, यस। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, कंस्ट्रक्टिविज्म। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना, बढ़िया है जी। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, यह भी बेहतरीन है। सौंदर्यगत संवेदना अर्थात चीजें कैसे बनती हैं, कैसे बिगड़ती हैं। हाँ, जैसे हिंदी का सौंदर्य आपसे पूछा जाए तो काव्य खंड में क्या आपका मुहावरे, छंद, रस, दोहा, अलंकार, विपरीतार्थक शब्द, सार्थक शब्द, आपके उल्टे शब्द, आपके समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, एवरीथिंग, सभी कुछ रहता है। ये किसी भी काव्य को, किसी भी खंड को सुंदरता को लगाते हैं। जैसे फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार सुंदरता बना देते, सुंदर बना देते, 4 चांद लगा देते। जिस तरह गहने स्त्रियों के सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। नहीं जी, 4 चांद लगता है। पैर का जो है ना एकदम नेकलेस जो है ना गले में पहन लेता है, गोरंगा जो है ना होठों में लगा लिया। बाकी आप खुद समझदार हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। 1 इज द राइट आंसर, ABC। चलिए मित्र देखिएगा 87 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 87 कहता है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीकों से जोड़ा जाता है। प्रभावशाली तरीकों से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत के द्वारा, कहानियों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या के द्वारा। प्रभावशाली व्याख्या माने इफेक्टिव व्याख्या है, यह अच्छी बात है। इफेक्टिव व्याख्या दिया है, अच्छी तरह से व्याख्या यानी कि क्लियर करके। केवल व्याख्या रहता तब तो काट दिया जाता लेक्चर मेथड। यहाँ सी सही है। कहानियों के द्वारा पोषण करते हैं, बच्चे के ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षक के द्वारा अवधारणा, प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, केवल व्याख्या आ गया, इसको तो काट दीजिए आप। वृत्तांत, नरेटिव्स वगैरह, जानते हो बेटा ऐसे हो गया था, एनेक्डोटल वगैरह, एनेक्डोटल के माध्यम से भी ज्ञान को जोड़ा जाता है। ABC 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 88 पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला, तो ये सब पोषित करती है क्या? सृजनात्मकता को, रचनात्मकता को ना। तो समूह में कार्य करते हैं तो इससे राष्ट्रीयता आती है, सौहार्द्रता होती है, भाईचारा, बंधुत्वता वगैरह का विकास होता है। अच्छी बातें हैं जी, है ना। चलिए 1 नंबर, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकना। नहीं, बच्चों को उदंड कहिए ही मत आप। सबसे पहले तो अनुशासनहीनता, डिसिप्लिन में रखना, ये सब बातें गलत होंगी। समूह में सीखना, सब पाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना। सहपाठी क्या है ये? सहपाठी द्वारा यानी उसके कोलेबोरेट, उसके जो भी हम उम्र साथी है, जो भी उसके समवयस्क हैं, उनके द्वारा। अच्छी बात है, उसके द्वारा बच्चे सीखते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, मदद देते हैं। यानी शिल्प कला वगैरह कर रहे हैं, साथ में प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो इससे क्या बढ़ावा मिलेगा? समूह में सीखने को बढ़ावा मिलेगा। C नंबर, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया में बेहतर करता है। सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, कोलैबोरेटिव को यानी कि इंटरेक्शन को रिलेट करना, सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं ज्ञान का बच्चे। और सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया,
यह तो आपका वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार भी काफी दमदार फंडा है जी। चलिए जी, सी नंबर उत्तर हो गया मित्र। डी नंबर, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। फिर टीचर की मदद, टीचर के हित की बातें एकदम भूल जाइए। पाठ्यक्रम को, सिलेबस को टाइम पर पूरा करना, यह मेन लक्ष्य है क्या हमारा। सीखना, ज्ञान का निर्माण करना मेन लक्ष्य होता है। बी और सी, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपका निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन है। प्रभावशाली, इफेक्टिव टाइप का। तो इफेक्टिव टाइप का क्या हो जाएगा, तो देखेंगे। सबसे पहला नंबर है आपका परिवार के सदस्य। यस, परिवार के सदस्य के द्वारा सीखा जाता है। समुदाय के सदस्य, समुदाय का सदस्य क्या क्या मतलब हुआ। समुदाय के सदस्य का अभिप्राय है दोस्त, मतलब आपके साथ पढ़ने वाले, उसका एक जो समुदाय है, वो सारे बच्चे उसके मदद से भी सीखते हैं। समाचार पत्र के माध्यम से भी सीखा जाता है। कक्षा के द्वारा, कक्षा के द्वारा, क्लास के द्वारा। कक्षा क्या बोलती है, कक्षा के द्वारा क्या सीखते हैं। समाचार पत्र के द्वारा तो हम ज्वलंत मुद्दा वगैरह, संवेदनशीलता आती है, जागरूक होते हैं। सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन है। अच्छा, ए बी सी डी चारों विकल्प है क्या, नहीं है। अच्छा देखिए, चारों चीज यदि हैं तो आप तार्किकता, प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पर अब आपके पास केवल 4 नंबर विकल्प बचता है, ए बी सी। तो आप बड़े पक्ष को उत्तर बना लो। कक्षा होता तो कक्षा भी ले लेते, लेकिन प्रभावशाली में थोड़ा कम रूप से। चलिए नेक्स्ट नंबर, लास्ट नंबर प्रश्न है दोस्त, 19 नंबर। निम्नलिखित सीखने में कौन से सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। पर्यावरण अध्ययन मतलब कि ईवीएस जो पढ़ाते हैं ना, किस सिद्धांत के द्वारा। तो आप देखो, बाहरी दुनिया से जोड़ा जाता है ना पुस्तक के ज्ञान को। आगमन विधि जो होती है, आगमन विधि क्या बताती है, आगमन विधि कहती है निम्नलिखित में कौन सा, ईवीएस, ईवीएस का अनुसरण। यार आगमन विधि जानते हो ना आप, इंडक्टिव मेथड, अरस्तु महोदय। ठीक है, आगमन विधि क्या होता है, ज्ञात से बच्चा को त्रिभुज बता रहे हैं तो उसको पराठा दिखाइए। बोलिए रे नूनू छंगुरी, पराठा खाइल छी रे, बोलेगा हाँ। तो पराठा उसकी मूर्त दुनिया है, मूर्त से अमूर्त की ओर, उदाहरण से सूत्र की ओर, नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थानीय से वैश्विक, यानी इर्द गिर्द का अड़ोस पड़ोस, स्थानीय से वैश्विक की ओर। तो यहाँ आपका ज्ञात से अज्ञात 1 नंबर में दिया गया है, यही आपका उत्तर होगा। किताबें क्या कहती हैं, बहुत सारी किताबों में गलत दिया गया है, डजेंट मैटर, आप 1 नंबर को अपना उत्तर बनाएंगे। वैश्विक से स्थानीय गलत हो जाएगा, अमूर्त से मूर्त गलत, अज्ञात से ज्ञात गलत। यह आपकी निगमन विधि की बातें हैं, डिडक्टिव मेथड। ये बड़ी कक्षाओं के लिए प्रभावी होगा, क्योंकि सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। ज़्यादा दक्ष टीचर नहीं होंगे जो कि आगमन विधि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए उदाहरण दे सकें। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, थेल्स प्रमेय वगैरह आदि के लिए शिक्षक उदाहरण दे नहीं पाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंटेड टीचर आपके नहीं मिल पाएंगे, है ना। चलिए मित्र, 90 नंबर का 1 नंबर आपका उत्तर हो गया। आज की सभा संपन्न करने की इजाज़त दीजिए। दोस्त एक और निवेदन है, बोलता तो मैं हूँ नहीं ज़्यादा, आप अपने अपने ग्रुप में कृपया शेयर करें, हमारी आवाज को अन्य मित्र जनों तक पहुंचने दें। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी, कल भी फोन आया हुआ था, दियरा क्षेत्र के लोग, उन तक शिक्षा मुहैया नहीं हो पाती है, आज भी संसाधन से वंचित है। आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करोगे तो इससे क्या होगा, हमारी आवाज उन मित्रों तक भी पहुंच पाएगी, उन मित्रों तक भी ज्ञान पहुंच पाएगा। और एक नागरिक का, एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि एक दूसरे की मदद को बढ़ावा दें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है। तो निवेदन है, आप लोगों से प्रार्थना है, कृपा करें और प्लीज शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में, ताकि सभी की मदद हो सके। चलिए मित्र, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, बाकी आपका आदेश सर आंखों पर। आज के लिए इतना है मित्र, पुनः मिलते हैं नेक्स्ट जबरदस्त सेगमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।